अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन थी अब वो इतनी ज़्यादा वाज़े हो गई है कि अब ये परेशान कुन सूरत हाल है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी डिवीज़न और वो भी हर इदारे में नहीं रही जितनी अब है। हम 1970 की बात करें, उसके बाद की बात करें, ये एतराज़ किया जाता रहा जनरल ज़ियाउल हक पे कि उन्होंने 90 दिन में इलेक्शंस का कहा, फिर 11 साल तक बैठे रहे, फिर बार बार 90 दिन की डेट्स आती रही लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए क्योंकि उनको डर था कि भुट्टो के जो हामी हैं वो उनको फैसला साजी में बहुत पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि चाहे 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए लेकिन उसमें वही लोग जीते थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शेवा है ये पाकिस्तान में सिर्फ जनरल्स का तो नहीं रहा कि इलेक्शंस नहीं करवाने, ऐसा तो नहीं रहा कि सिर्फ जनरल्स ही इलेक्शन से भाग रहे हों, बल्कि हम तो एक ऐसे बज़ाहिर जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं जहाँ पे 13 से ज़ायद जमातों का एक ग्रुप है जिसका नाम पीडीएम है और वो इलेक्शन से दूर जा रहे हैं। और उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमें इमेज कोर्ट के अंदर भी नज़र आ रहा है कि वो एक डर और खौफ सिर्फ सियासी जमातों में नहीं है इलेक्शन का, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के कोर्ट में भी है। ये भी सवालात उठ रहे हैं कि चीफ जस्टिस रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते अगर वो यूनिटी मेंटेन नहीं कर सकते, और वो बेंच जो 9 जजेस का था वो 3 जजेस पे पहुंच गया तो आपके लिए सुपीरियर क्या है, कोर्ट का जो क्रेडिबिलिटी है वो या इंडिविजुअल्स की क्रेडिबिलिटी? तो ये एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल है और इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ क्या वाकई ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएंगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक रिसेंटली लॉयर का कन्वेंशन करवाया उसके बाद क्या हम ये देख रहे हैं कि एक वकला तहरीक शुरू होगी? बहुत क्योस है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अमजद न्याजी साहब कुछ देर में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राना तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है, वज़ीर तालीम है। अहमद मनसूटा साहब मुझे ज्वाइन करें, लॉ एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना तनवीर साहब, आपसे मैं शुरू करना चाह रही हूँ। राना साहब, ये क्या इतना क्योस है और हुकूमत को पता नहीं चल रहा कि पहल किस तरह से करनी चाहिए, इस सारे बहरान से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जो आपने इस्लाहात दी उस पर भी ये सवाल उठ रहा है कि वो आपने इतनी जल्दी में क्यों दी, उसका ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तो बार्स का बहुत पुराना मुतालबा था। नहीं, बात सुने, ये जो आप बात कर रही हैं कि मैं समझता हूँ कि इशू ये है कि आपका भी जब आप डिस्कस चीज़ें करते हैं तो बिल्कुल किसी और एंगल से कर रहे होते हैं। जो ये सारे क्राइसिस का या सारे जिसने इशू खड़े किए हुए हैं उसका जो ज़िम्मेदार है वो एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान। उसने डे 1 से जो एटीट्यूड अपनाया हुआ है 2014 से, आप देखें जब वो वहाँ धरना इसने दिया तो धरना उस वक्त भी पार्लियामेंट के सामने दे दिया और जो हुआ वो लंबी बात है। 126 दिन बैठा रहा वहाँ पे, जिस तरह वहाँ पे डांस ढोल ढमका होता था। और फिर आइन की नहीं, वो सिविल नाफरमानी पे चला गया कि बिजली के बिल फाड़ दिए, जला दिए, टैक्स ना दो, हुंडी के जरिए पैसा भेजो, पीटीवी पे हमला कर दिया, हेडक्वार्टर पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांगने शुरू कर दिए, कब्जा करना हमने, पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर दी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटका दिए गए। तो ये लंबी कहानियाँ उस वक्त से चल रही है। अभी जो हुआ 2018 का इलेक्शन हुआ वो भी आपको पता है बहुत, लेकिन हमने तो इशू कोई खड़ा नहीं किया। हमने 2014 में इसको सिविल नाफरमानी में नहीं पकड़ा, जो कि थी सिर्फ सरीयन थी, कौन कह सकता है वो नहीं थी। हमने तो इसको 2018 के इलेक्शन में इस्तीफे नहीं दिए, हम दे सकते थे, हमने तो ओथ लिए, हम ओथ नहीं ले सकते थे कि ये तो 2018 का इलेक्शन तो एक बहुत ही नेकड किस्म की धांधली ज़्यादा है जिस तरह हुआ है जो 2018 का इलेक्शन तारीख में इस तरह की धांधली आपने नहीं देखी होगी, खुला धांधली। खैर एनी, हमने फिर असम्बली में आके भी कोऑपरेशन की, कोऑपरेट हम करते रहे, हम अपने तावन का हाथ बढ़ाया और तकरीरों में भी बढ़ाया और प्रैक्टिकली बढ़ाया, पर्दे के पीछे भी एक साथ मीटिंगें की। लेकिन ये शख्स हर वक्त पीछे हटता रहा और यही जो इसने रट लगाई रही है वो आपके सामने, मूछों से पकड़ लूँगा, जेल में फेंक दूँगा, एसी उतरा दूँगा, लंबी कहानी है। तो ये तो सारा ड्रामा इसने किया है। ये अभी समझिए डिज़ोल्व करने वाली कोई बात थी? हमारा जो स्कीम ऑफ इलेक्शन है वो इकट्ठे इलेक्शन है। वो ये नहीं हो सकता कि आप कल को हम किसी असम्बली को तोड़ देंगे जो जिस हमारी अक्सरियत होगी वहाँ तोड़ देंगे, तो फिर वह क्या करेंगे आप? तो मैं समझता हूँ इस तरह का क्योस क्रिएट करना, स्पेशली जबकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन लेकिन इस राना किस्म की तनवीर है। साहब, ये बात अब इस्टेब्लिश्ड है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। आप लोगों को लगता है कि आप जीतेंगे नहीं इसलिए आप इलेक्शंस नहीं करवा रहे?
बिल्कुल गलत बात है। आप पता नहीं क्यों ये इंप्रेशन दे रहे हैं, ये इंप्रेशन दूर होना चाहिए। मैंने तो अपनी पार्टी से भी कहा है कि ये इंप्रेशन जो है इससे निकलना चाहिए, लेकिन कैसे अनफॉर्चुनेटली निकलेंगे? हम इलेक्शन करवा के निकलेंगे ना। नहीं, कैसे लिखने के दो असम्बलियों का इलेक्शन क्या होता है मुझे बताएं ना। जनरल इलेक्शन कहलाते हैं, जनरल इलेक्शन आएंगे जो कि दूर नहीं है, नॉट फार अवे। 10 साल से या 12 महीने से ये सड़कों में घूम रहा है, पाकिस्तान को अजाब में डाला हुआ है इसने। तो ये 4 महीने और रुक जाए, हम तो 12 अक्टूबर तक हैं तो या 14 अक्टूबर तक अगर हैं, आप मैं ये एक पॉइंट 14 अगस्त राना तक है। तनवीर साहब, अगर आप लोग इलेक्शन से नहीं भाग रहे थे और सिर्फ चाहते थे कि दो सूबों में इलेक्शंस हो, इकट्ठे इलेक्शंस हो, तो आप ये मामला लेके कोर्ट में जा सकते थे कि इस तरह से कोई नई अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये आपने नहीं किया इस तरह से। क्यों नहीं किया? वहां पे देखे, इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। और वो इलेक्शन कमीशन ने जब ये बात की उसमें, तो उसमें उन्होंने जब अदालत में गए तो उन्होंने ये किया है कि आप ये करें। और जब उन्होंने किया तो उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई तो उसके मुताबिक उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। और वो इन्हीं हदूद में रह के उन्होंने किया। उनको अख्तियार है कि वो किसी भी डेट की जो पोस्टपोन कर दें पोलिंग डेट को। जी राना तो राना वो तो राना तनवीर साहब, ये उनको आर्टिकल 58 की आप बात करें, इख्तियार उनको ये ज़रूर है कि वो इस एक्सरसाइज की डेट्स को चेंज कर सकें, लेकिन क्या महीनों तक वो डिले कर सकते हैं? नहीं, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, इस पर मजीद बात हो रही है। आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब बताइएगा, एक बेंच बना, फिर टूटा, फिर दोबारा टूट गया, ये इस और आप लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो बेंचेस से अपने आप को अलहदा नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या पोलराइजेशन में आपने ये साइड क्यों ले लिया? आप लोग नई वकला तहरीक की तरफ बढ़े। देखें, बेसिकली तो ये मामला चल रहा है आइन को मानने वाले और आइन को ना मानने वाले के दरमियान। ये मामला पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नून नहीं है। ये मामला मुस्लिम लीग नून वर्सेस अपना इमरान खान वर्सेस ये पीडीएम के लीडर नहीं है। ये बेसिकली पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों का मसला है। ये उनका प्रॉब्लम है कि वोट का हक जो है, वोट का हक जिस तरह बोलने का हक है, उस तरह वोट का हक है। तो अगर वोट का हक मुझे कोई डिनाई करता है, मुझे कोई अपनी राय देने से डिनाई करता है, तो मेरा बुनियादी हक तलब करता है। तो ये आपका भी ये मसला है, ये आपके कैमरामैन का भी मसला है, ये जो बंदा आपको चाय सर्व कर रहा है उसका भी मसला है। और ये जो इस्तेसाली तबका है जो डिनाई कर रहा है, उसका नाम इस वक्त की गवर्नमेंट और इनके पीछे बैठे हुए इनके सहूलतकार हैं। लिहाजा ये एक आइन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ये अवाम के खिलाफ सामने खड़े हैं, उनके बुनियादी हक को। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर आपको आइन की इतनी फिक्र है और इमरान खान ने भी कहा है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा मुद्दत 90 रोज़ के दौरान हो रहे हैं, नहीं हम ये जानना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उस वक्त अदलिया की हालत हो चुकी है, एक वाज़ेह डिवीजन है, एक वाज़ेह आर्ग्यूमेंट है अदलिया के अंदर? देखिए, दो बंदे लड़ ना रहे हो, एक बंदा दूसरे को मार रहा हो, एक बंदा दूसरे के घर में चोरी कर रहा हो, उसके पैसे छीन रहा हो, टाका मार रहा हो, तो आप कहें कि आप क्यों ऊंची ऊंची बोल रहे हैं? आप उसे कहें कि आप क्यों आगे से एहतजाज कर रहे हैं? एक बंदा दूसरे थप्पड़ मारे, आप कहें कि दूसरा गाल क्यों नहीं करते ताकि अमन अमान से ये मामला हल हो जाए? बीबी, ये आइन को तोड़ने वाले लोगों को, गुर्बत की लकीर से नीचे फेंकने वाले लोगों को, बेरोजगार करने वाले, मुल्क को डिफॉल्ट करने वाले, मुल्क में महंगाई का तूफान लाने वाले, ये मुजरिम है। इस कौम के मुजरिमों से सवाल पूछें कि आपने ये हरकतें क्यों की हैं और अभी आप किस पर्दे पे, कौन सा आपने कारनामा किया है कि जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि आपने फर्दर गवर्न करना है? कौन सा कारनामा, कौन सा अच्छा काम कर लिया आपने कि आप कहते हैं कि मैंने ये काम जारी रखना है? भाई, इनको तो चाहिए कि कहीं मुंह छुपा के भाग जाए, ये लोगों को फेस ना करें, ये आप लोगों को मिला ना करें, और अगर आना है सामने टीवी पे आके माफी मांगे कि जी हमसे ये मैंने नहीं हो सका, हमारा ख्याल था कि शहबाज ईमानदार आदमी है या कुछ कर सकता है, थोड़ा अकलमंद आदमी है, हमें गलती लगी थी, हमारा ख्याल था इस डार को बड़ा परफॉर्मर है, वो बिल्कुल ही अदरवाइज निकला है, वो डार कम है डॉलर ज्यादा है, लिहाजा ये तो माफी मांगे और चले जाएं, माफी मांगे और ये काम छोड़ दें। इनका क्या, इनका तो बनते ही नहीं है। ये यहाँ बैठ के कौम को गालियां दे रहे हैं, अपने मुखालिफ को गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। भाई, कत्ल की धमकियां गुंडे मुआली वो देते हैं, सियासतदान तो नहीं देते, पार्लियामेंटेरियन नहीं देते। कत्ल की धमकी किसने दी है? कत्ल की धमकी वजीर दाखिला तो किसी को धमकी नहीं देता, कत्ल की धमकी वजीर तालीम तो किसी को धमकी नहीं वजीर देता, दाखिला ने कत्ल की धमकी तो नहीं दी, मेरा ख्याल है। अपनी भी कोई बेटी होगी। जमशेद, कब दी है धमकी? जमशेद इकबाल चीमा साहब जी सर, कब दी है धमकी राना सनाउल्लाह ने कत्ल कर? राना सनाउल्लाह कब दी है?
जी क्योंकि सारी दुनिया के ह्यूमन राइट्स वालों को पता है, आपको नहीं पता। मैं तो आपके सवाल से बड़ा परेशान हो रहा हूँ, आप थोड़ा इन्फॉर्म रहा करें। तो मैं कह रहा हूँ बेसिकली कि देखें, इस मुल्क ने आइन से चलना है, आइन के अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। आज यहाँ राणा तनवीर साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो इनका क्लेम ये है, इनके पास गन्ने ज्यादा नहीं है, इनके पास गुंडे ज्यादा नहीं है, इनका क्लेम ये है कि हम वोट लेके आए हैं। तो अगर ये वोट ही नहीं होगा तो फिर ये नहीं यहाँ बैठेंगे। ठीक है, फजल रहमान के लाए हुए 4 मौलवी बैठे होंगे, ठीक है जमशेद साहब काइंडली रुकिएगा। यहाँ पे कुछ पाए साहबा बैठी होगी, यहाँ कोई 4 फौजी बैठे होंगे, यहाँ पे अफगानिस्तान जी, और ये सब मिलके आप लोगों ने ही सोचना है, ये सब आप पे ही जाएगा। जमशेद चीमा साहब आपने मिलके करना है, प्लीज ठहरिएगा। जी पनसोटा साहब, इसको आप समाप्त किस तरह से करेंगे, ये जो अदलिया के अंदर चल रहा है? दोबारा मेरा आपसे सवाल ये है एज ए लॉ एक्सपर्ट कि 9 जजेस से 3 जजेस का बेंच हो गया, लेकिन बजाय कि अगर इनके अलग अलग ओपिनियंस थे इस मसले को लेके, फुल कोर्ट बनना चाहिए या असम्बलियाँ ही क्यों तोड़ी, या याज खुद का मामला नहीं है, या कोई सीनियरिटी या जूनियर जजेस की इन्वॉल्वमेंट का मामला है, ये सारे जजेस बैठ के इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते थे? ये मेरा आपसे सवाल है, बजाय कि अपने आप को 1 बाय 1 अलग कर देना। देखिए जी, पहली तो बात ये कि इख्तियार है दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का कि वो कितने मेंबर का बेंच बनाते हैं, और ये बात चीफ जस्टिस साहब ने खुद नहीं करनी है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बड़ा क्लियर से लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक 5 मेंबर बेंच की जजमेंट हुई है। उसके अलावा आज उसका आपने देखा एक सर्कुलर भी इशू हुआ, विदाउट गोइंग इनटू कौन चीज़ क्या सही क्या। मैं तो फ्रॉम डे 1 कहता हूँ कि अगर जो इशू है रेगुलेट करने का सो मोटो, वो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर्ड है मामला, बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान का हर शख्स जो है या कोई भी ऐसा आईनी होता जो है की डिस्क्रेशन को रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा रहा है, जिस तरह लेजिस्लेशन लाई गई है और ये सारी चीज़ें ये हॉन्ट करेंगी फॉर ईयर्स। ना लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, ना कानून ये चीज़ प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जब आप एक बात अगली बेंच की कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको तकसीम कहा जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ वो डाइसेंट है, और पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट में डाइसेंट एग्जिस्ट करता है। आज बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने भी जो हेयरिंग की उसमें ही बात की है कि मेरे जजेस पर तनकीद मत की जाए, हम आपस के अंदर डाइसेंट है, मेंटेन करें। अब ये फैसला कि आइन की प्रोमलगेशन कैसे होनी है, ये तो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच नहीं करना है। जो भी बेंच में फॉर्म करते हैं, वो चाहे 10 मेंबर बेंच हो, 15 हो, 14 हो, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, लार्जर बेंच अच्छी बात है जो भी, लेकिन जो भी बेंच बनाए उस बेंच पर ये एतराज़ करना, लेट से कि अब इस टाइम जो एतराज़ात किए गए कि जी 3 मेंबर बेंच पर हम एतराज़ कर रहे हैं, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि वो 3 मेंबर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इनका केस सुन नहीं सकता। क्या कल को वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्टेट करेगी जी फलाना बेंच सुने या फुल कोर्ट सुने या ये सुने? ये इस्तेकाक है। अगर इसी 5 मेंबर बेंच का या 3 मेंबर बेंच का कासिम सूरी रूलिंग आपको एक्सेप्टेबल थी, या इसी 3 मेंबर बेंचेस ने बहुत सारे और केसेस सुने हैं, इस तरह तो फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप खुद ही अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एवरीबॉडी शुड हैव फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पंसोटा साहब फिर आप जी पंसोटा साहब, तो फिर इस पे क्लैरिटी किस तरह से मिलेगी अगर ये मुतालबात है कि फुल कोर्ट बना दें, फिर हम एतराज़ नहीं करेंगे? देखिए जी, फुल कोर्ट का मुतालबा जरूर किया जा सकता है किसी भी केस में। इस तरह तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट केसेस मर्डर केसेस जिसमें किसी की जान जाती है, फुल कोर्ट बनना चाहिए। इसीलिए इस इख्तियार को एक्सरसाइज करने के लिए पावर चीफ जस्टिस को दी गई है, जो कि ऑफ कोर्स अब चेंज कर रहे हैं, जब चेंज होगी तब चेंज हो जाएगी, बट इस वक्त चीफ जस्टिस के पास है। अब उसने कैसे एक्सरसाइज करनी है ये भी अगर आना है बाहर से, तो फिर इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती। और इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चूंकि इस वक्त सेटिंग गवर्नमेंट को पता है कि आइन के अंदर जो पोजीशन है ऑन इलेक्शंस वो बड़ी क्लियर है कि 90 डेज में होने, प्लस एक डिसीजन भी है जो सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। उसकी मौजूदगी में अगर आप उसको जेपरडाइज करेंगे, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने अच्छी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम आपको वक्त दे सकते हैं, अगर आप आपस में कंसेंसस बनाएं, वरना तो वही होगा जो आइन और कानून में लिखा। अब आइन और कानून की तशरीह जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर होगी, उसके बाद उसका फैसला भी बाहर होगा, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि फलां चीज़ जो है वो अनाउंस करें। तो इस तरह तो नहीं चीज़ चल सकती ना जी। व्हाटएवर इज रिटन इन द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि चारों असेंबलियों की जो इलेक्शन है वो इकट्ठे होंगे। हाउएवर ये जरूर लिखा 105 में कि विद इन 90 डेज डिसोल्यूशन के इलेक्शन हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा, लेकिन 220 में के तमाम इदारे जो है वो एड ऑफ इलेक्शन कमीशन काम करेंगे, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा। और पंसोटा साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, फिर मैं बढ़ूंगी राना तनवीर साहब की तरफ। पंसोटा साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई कि फैसला तो कुछ और आया था, इख्तिलाफी नोट की तशरीह कुछ और है, इतना बड़ा ब्लंडर या इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये जो भी एपिसोड हमने देखा है ये हुआ कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ?
सॉरी जी, मैं आपका सवाल मिस कर गया, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे जी पंचोटा साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने पिछले 3-4 दिन में ये देखा, इसमें जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि पहले ये फैसला ही नहीं आया कि इलेक्शंस करवाएं, फैसला ही कुछ और आया, 4-3 की डिबेट, और उसके बाद ये कहना कि इख्तलाफी नोट पे एक नई बहस शुरू होगी। तो ये जो कोर्ट के अंदर इतना हंगामा और इतनी कन्फ्यूजन और क्योस थी, ये सिचुएशन किस तरह से हुई, और ये फिर इतने दिन दबी रही, और फिर इसकी टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि द वेरी नेक्स्ट डे जब कोई और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है तो ये पता लग गया कि फैसला कुछ और था। तो ये इट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल व्हाटएवर इट इज़। लेकिन इस सारी चीज को डिसाइड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही करेगी ना जी। या तो फिर हम ये है कि बाहर बैठ के सारे अपना अपना फैसला लिख लें, बट ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट बीइंग द अल्टीमेट आर्बिटर, उन्होंने इस चीज पे फैसला करना है, उनकी एक जजमेंट आनी है। अब ये कहना कि जी फलाना बेंच जजमेंट देगा तो हमें कबूल होगा, तो ये लिख के दे देता हूँ कि कल को ये भी लिखा हुआ आ जाए कि सारा बेंच भी कह देगा कि इलेक्शन करवाएं, तो तब भी नहीं होंगे, बिकॉज उसके पीछे मुहरकात और है। वी ऑल नो दैट कि देयर इज जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही इलेक्शन, तो ठीक है। लेकिन कंसोटा साहब, अब तो बहस आगे नहीं बढ़ गई। आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इतने सारे नुकात हैं। ये अब तो बहस ये है कि गवर्नमेंट चाहती है नहीं चाहती, अदलिया क्या चाहती है। अब तो अदलिया की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई। अदलिया तो वो चाहती है जो इस वक्त आइन के अंदर लिखा हुआ है, और वो किसी भी शख्स को पढ़वा लें तो आपके सामने है। लेकिन जो दूसरी साइड है वो ये चाह रही है कि आइन में वो चीजें रीडिंग किया जाए जो आइन में नहीं लिखी हुई, लेकिन वो समझते हैं फीजिबल होंगी। इनको 254 बहुत पसंद आ रहा है, इनको आर्टिकल 224 की अपनी इंटरप्रिटेशन पसंद आ रही है, आर्टिकल 218(3) में ये चीज नहीं इंक्लूड की जा रही कि चारों इलेक्शन इकट्ठे करा दें। वेयरएज जहां ये लिखा हुआ है कि आपने एक इलेक्शन 90 डेज में कराने हैं, वो इनको ठीक है। पंचोटा साहब काइंडली यहाँ पे ठहरिएगा, एक ब्रेक लेते हैं वापस। खुशामदीद जी। राना तनवीर साहब, हम कानूनी राय भी लेते रहेंगे पंचोटा साहब से, लेकिन साइड बाय साइड पॉलिटिकल बात भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमें उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। बुध के रोज़ उन्होंने कहा है कि आखिरकार हमें आपस में बैठना है उनके साथ, जिनकी शक्ल भी हमें देखना पसंद नहीं है। तो बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये एडमिट कर रहे हैं कि बैठना है। लेकिन आपने जिस तरह से इमरान खान के बारे में बात की, आपका क्लिप बड़ा वायरल हुआ, तो राना तनवीर साहब पहले तो ये बताइएगा कि आर यू अनकंफर्टेबल विद द फैक्ट कि आपने इस तरह से बात की इमरान खान के बारे में? क्या आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी या कुछ आपको बुरा लगा कि नहीं इस तरह से बात होनी चाहिए थी? उसको मेरे हर ना करें, मैंने बिल्कुल ठीक बात किया, मैंने फैक्ट्स पे बात की है, वो असम्बली की बात है, आप उसको ना करें। अगर बात शुरू होगी तो मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। मैंने कोई चीज़ कही 100% मैंने दुरुस्त कही है, जिसके हवाले मैंने दिए हैं। वो छोड़ें वो बातें, यहाँ जो हुआ है वो पाकिस्तान में, वो आपको तो नज़र नहीं आया, मेरी वायरल तो हो गई है जो वो उसकी बात हुई है। लेकिन जो आपने लीगल बात की है, मैंने जो ये वो वकील साहब थे, पहले तो मैं उनसे उनका जवाब देना चाहता हूँ कि इनको ये पसंद है। लेकिन सॉरी राना साहब, मैं आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन रिसेंटली आपका स्लिप ऑफ द टंग भी एक बड़ा वायरल हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ा वजाहत ले लूं कि आप आजकल जो बात कर रहे हैं वजीर तालीम की हैसियत से, वो बहुत बड़ा एक नेचुरल वे में जा रहा है। ऐसी बात नहीं, उसमें मैंने सॉरी कर लिया था, लेकिन वो ऐसी बात नहीं जिसको 10,000 लोगों ने ऐसी गुम हो जाती है, तकरीरों में हो जाती है, जलसों में होती है। इनकी नहीं हुई जो ये फवाद ने कहा, या इनके सारे लीडर जो गाली गलौज कर रहे हैं, इस बात को ना करें। आपको सिर्फ हमारे ही नजर आती है कोई चीज, अगर कोई वो हो जाए तो। लेकिन सर ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि अगर आप सर इतनी सख्त जबान इस्तेमाल करेंगे या इतना गुस्सा करेंगे तो डायलॉग कैसे होगा, ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा। आप आगे चलें, आप जिस जी बिल्कुल आगे चलने की बात हो रही है कि सर कौन सा इशू बीच में ले आई है जी, जो आपने ये पंसुट्टा साहब है या कौन साहब है, मुझे ये बताएं कि इनको इंटरप्रिटेशन पसंद है। यार आपको जो इंटरप्रिटेशन है, वो हर वकील जहाँ जो दूसरे खड़े होते हैं वो इंटरप्रिटेशन अपनी कर रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन उस वक्त आपको पसंद थी जब 63A में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया था, अपनी पसंद की इंटरप्रिटेशन कर दी थी इसे सुप्रीम कोर्ट ने। और ये 9 जजेस शुरू हो गए, 3 मर्डर केसेस जो हैं वो बड़े अहम हैं भाई। मर्डर केसेस तो एक एडिशनल सेशन जज सुनता है, पंसूटा साहब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल की जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनती है। 184 सिर्फ इनका इख्तियार है, 184(3) जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इतनी अहम चीज़ है, ये वकील साहब मुझे बताएं, जहाँ अपील ही नहीं है। और आप इतना उसका तो बहुत ही सेंसिटिव सुओ मोटो होना चाहिए, बहुत ख्याल से सुओ मोटो होना चाहिए और ख्याल से जजमेंट देनी चाहिए। जहाँ अपील ही नहीं है कि टेकअप किया, एक सिविल जज
जो होता है वो थर्ड क्लास, उसकी जुरिस्डिक्शन भी खुद ले ली और अपलेट कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सारे सुप्रीम कोर्ट भी खुद ले ली और बैठ गया और एक जजमेंट दे दी। उसके बाद खुदा के पास सिर्फ अपील रह जाती है। ये किस तरह की बात करते हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता इन वकला को कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं इन्होंने आज तक ठीक कराया। अगर हम ठीक करने लगे हैं तो उस पर इनको लेकिन राना तनवीर साहब, आपके हवाले से सवाल ये उठ रहा है कि ये आपने पहले क्यों नहीं ठीक किया, और काजी फायज ईसा वाला जो रेफरेंस आपने कहा कि वो गैर कानूनी वापस ले रहे हैं, तो सर वो पिछले अप्रैल से क्यों नहीं किया, पिछले अप्रैल में? मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले। 90 डेज का आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें कोई इसमें इशू नहीं है। इशू तो ये है, क्या मुल्क के हालात बार बार इलेक्शन के मुकम्मल हो सकते हैं, जबकि 3 महीने बाद दूसरा इलेक्शन होने वाला है। हमें क्या ऐसे इलेक्शन तो होने ही होने हैं। जमहूरियत पसंद हम है कि ये लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया? राना साहब, अगर होने ही होने हैं तो हो क्यों नहीं रहे? मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि होने ही होने हैं सर, तो फिर हो क्यों नहीं रहे? होंगे ना, आज डेट आ गई है, 8 अक्टूबर की दे दी है। 12 के 14 अगस्त को असम्बलियां सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शन के मुताल्लिक, वो लिखा नहीं है, लेकिन है कि एक दफा सारे इलेक्शन होंगे, क्योंकि आज तक ऐसे ही हुआ है। आज तक ऐसे हुआ है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। लेकिन सर गुंजाइश तो इसमें है, जो पंसोटा साहब कह रही है, मैं सिर्फ हम्बली आपको कह रही हूँ। मैं थोड़ा सा एक और नुकता ऐड करना चाह रही हूँ। मैंने आपसे इसलिए कहा था कि सर आपने बड़ा सख्त तरीके से बात की है, तो आप लोग फिर बात कैसे करेंगे इमरान खान से? बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि मुझे इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं, लेकिन मुझे बैठना है। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बात कैसे करेंगे? हमने क्या की है, उनकी तो आपने बातें सुनी नहीं ना, जो मूंछों से पकड़ के उधर भेज देंगे। जमशेद साहब से बनाए आप छोड़े, आपको हमारी तकलीफ हो जाती है जब हम फैक्ट्स बयान करते हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो एक बंदे के साथ देखे हमें। लेकिन सर मुज़ाकरात कैसे होंगे सर, उस पे आ जाए। मुज़ाकरात को छोड़े, हम, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। अगर मैंने कहीं करप्शन की है, अगर मैंने कोई गड़बड़ की है, अगर मैंने तोशाखाना से माल लिया है, अगर मैंने जायदादें बनाई हैं, अगर मेरा सोर्स ना होने के बावजूद मैं 300 कनाल के घर में रह रहा हूँ, अगर मेरी कोई जरिए आमदन नहीं है, तो मैंने लाहौर का घर अपग्रेड कर लिया 40 करोड़ लगा के, तो ये बातें हमारे हमसे पूछी जानी चाहिए। आई एम अकाउंटेबल। लेकिन सर क्या आप ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं चीजों को ठीक करने के लिए? आपको नजर आ रही है, हम तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डायलॉग हो, जहां कौन शुरू करेगा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग सर? कॉम्प्रिहेंसिव हम तैयार हैं, बैठे। सिर्फ बयान से तो नहीं बात चलता कि बयान दे दिया। लेकिन मैं एक बात आप बताऊं, इलेक्शन सेक ऑफ द इलेक्शन, ये कभी भी किसी सिस्टम और मुल्क के लिए ठीक नहीं होते। इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, क्रेडिबल होने चाहिए, और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर ऐसा इलेक्शन होगा जिसको हम या दूसरी पार्टी नहीं मानेगी, तो वो क्या इलेक्शन होगा? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी हमारे मुल्क? राना साहब शॉर्टली एक जुमले में बता दीजिएगा कि आप लोग पहल करेंगे मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि इसकी अशद जरूरत है। मेरी बात तो सुन लेना, जो काम की बात होती है सुनती नहीं। इस वक्त मुल्क को जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है जब क्रेडिबल इलेक्शन हो, जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और सारी पार्टी बैठ के रूल्स ऑफ द गेम बनाएं और कहें कि इस तरह इलेक्शन होगा तो हम मान जाएंगे। अब मुझे बताएं, इस तरह इलेक्शन करा दें, ये कहेंगे कि ये कैटेगरी ठीक नहीं थी पंजाब की, ये तो डीसी रिटर्निंग अफसर लगा है, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, हम तो मानते नहीं है। तो ये इशू आपको नजर नहीं आ रहे, आपको 90 डेज ही नजर आ रहे, जो कभी भी 90 डेज तो कई दफा पोस्टपोन हुए हैं, आगे गए हैं इलेक्शन, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की सारे आर्टिकल की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। कौन सी आ रही है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रोज इनकी वायलेशन कर रहा होता है। जब हमारे दौर में जब इनकी गवर्नमेंट थी, पीटीआई की, वायलेशन हर रोज कॉन्स्टिट्यूशन की होती थी। ठीक है सर, काइंडली यहाँ पे रुकिएगा, ख्याल नहीं आता था जब लोगों को पकड़ पकड़ के हीरोइन में डाला जाता था, सारा कुछ होता था जी। उस वक्त आईन और कानून की कोई हुक्मरानी की बात किसी को याद नहीं थी। जी प्लीज रुकिएगा। जमशेद साहब, आपने जवाब सुना राना तनवीर साहब का। मैं उनसे भी यही पूछ रही थी कि आप क्या ग्रैंड अलायंस हो गया, कि आप लोग आपस में बात करेंगे? जो इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, ये एक शदीद बहरान है और ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नहीं हुआ। आप लोगों को क्या परेशानी नहीं हो रही इसकी? आप लोगों को अपनी अपनी सियासत से बाहर निकल के इकट्ठे बैठ के बात नहीं करनी चाहिए? आप लोग शुरुआत कर दें। देखिए, ये आप कह लें कि परेशानी हर उस बंदे की है जो हलाल कमाता है, हर उस बंदे की परेशानी है, और हर उस बंदे की परेशानी है जो सेंसिटिव है, जो इसको लोगों के दुखों का पता है। जिस अंदाज में मुल्क नीचे गया पिछले 11 महीने में, वो अगर देखें तो जिस बंदे में भी थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो बाकी परेशान है। राणा साहब हमें बता रहे हैं कि जी बाकी कौन से आइन की चीजों पे अमल हो रहा है, तो इस का क्या मतलब है?
ये लिहाजा इस पर नहीं होगा तो फिर क्या है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन होंगे तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जरूरी है कि वो लेट हों। राणा साहब बेसिकली आप कह लें कि राणा साहब अगर डेट पे अपने टाइम पे मतलब किसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पहली शर्त यह है कि वो अपने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर हो, अकॉर्डिंग टू द आइन हो। अगर आप आइन के मुताबिक ठीक इलेक्शन नहीं करवा रहे तो बाकी फिर फ्री एंड फेयर कैसे आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुझे या इस पूरी कौम के 23 करोड़ लोगों को इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये वो लोग हैं। मैं जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक चोर ने चोरी कर ली तो घर वाले जाके वो पीछे लग गए तो उसको समझ आई कि मैं भाग के नहीं जा सकता। उसने नमाज नियत ली, तो नमाज नियत ली तो वो पीछे भागने वाले आ गए पास, तो उन्होंने शक पड़ा कि यही चोर है, जो नमाजी है यही चोर है, अकेला नमाज पढ़ रहा है, और टाइम भी नमाज पढ़ने का नहीं था। तो उन्होंने वो खड़े को इंतजार करने लगे कि जब ये इस्लाम फेरेगा तो हम इसको पकड़ेंगे या पूछेंगे। तो उसने जल्दी जल्दी इस्लाम फेरी और खड़ा होकर दोबारा खड़ा होकर उसने कहा 100 रकात नमाज नफल। ठीक है, ये अब 100 रकात नमाज नफल पढ़ रहे हैं कि ये 100 साल के लिए ना इमरजेंसी खत्म होगी, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, ना इनके पास पैसे होंगे। जिस रफ्तार से ये पैसे लूट रहे हैं या लुटा रहे हैं, क्या इस मुल्क में कभी 20 अरब रुपया इलेक्शन के लिए बच सकता है? अभी 75 अरब रुपया आपने दिया आटे के लिए जो आप अपने घर ले जा रहे हैं। आपने 750 मिलियन डॉलर की गंदम खरीदी जो सारी गली कीड़ों की खाई, वो जानवर खाए वो बीमार हो जाए, वो मुर्गी खाए वो बीमार हो जाए, इंसान खाए वो मर जाए। ठीक है, यहाँ पे 9 इस वक्त तक मौतें हो गई आटे की। और जो आटा 55 रुपए किलो था वो इस वक्त मिल रहा है 153 रुपए किलो आम आदमी को। इस मुल्क के 23 करोड़ आबादी है, 23 करोड़ में आपने 2-3 करोड़ को दे दिया, बाकी 20 करोड़ को, 19 करोड़ को, 18 करोड़ को आपने 3 गुना कीमत कर दी, और इंडस्ट्री इस मुल्क की बंद हो गई। ये कहते हैं ये सारा कुछ हम ठीक करेंगे पहले तो फिर इलेक्शन करवा लेंगे। क्या कौन सा जल्दी है? राणा साहब, आपका ये मुल्क जो है बना था वोट से। ये किसी फौजी ने या किसी राजपूत ने, किसी जट ने फतह नहीं किया था, किसी ने तलवार के जोर पे, ना किसी मियाँ साहब ने खरीदा था। ये वोट से बना था, वोट से चलना है। ये वोट का अगर डिनाई कर देंगे तो मुल्क में 23 करोड़ लोगों को आप कैसे संभाल लेंगे, कैसे एक नुक्ते पे इकट्ठा कर लेंगे? मैं समझता हूं कि यहाँ जहाँ जो भी सेन एलिमेंट है, ये पुराने पार्लियामेंटेरियन, इनसे इन बातों की तो नहीं थी। और फिर जिस तरह ये डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने जो कहा था ठीक कहा था इमरान खान के बारे में सच्ची में खड़े होके, मुझे तो बड़ा ही अफसोस है। सच्ची बात है, मेरी इनसे अच्छी सामदा थी, लेकिन मुझे कभी इनसे इस तरह की तवक्को नहीं थी। और फिर बाहर अपनी बात पे अड़ जाना, ये मरियम बीबी की तरफ से अगर इतनी मजबूरी है तो फिर यार आप चुप कर जाओ, आप उस पर आगे दोबारा डिफेंड कर रहे हो। और फिर वजीर तालीम होते हुए जिस तरह आप बता रहे हैं राजपूत जनाब हुक्मरान होते हैं, यार कहाँ लिखा है कौन सी राजपूती रह गई? 2-2 एकड़ जमीन है आपकी, 4-4 एकड़ जमीन है आपकी, मतलब आपकी बरादरी के कौन से लोग? सारे राजपूत हुक्मरान होते हैं। हुक्मरान तो इस मुल्क में वो होगा अकॉर्डिंग टू आइन जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने स्ट्रगल ज्यादा की है, जिसने सोशल सर्विस ज्यादा की है। गालियां देने वाले राजपूत होते हैं, दूसरों की पेंट मुड़ने वाले राजपूत होते हैं। तो ये जो ना गाली पे, बदमाशी पे किसी की मुनाफली नहीं है, इस पे किसी की मुनाफली नहीं है। ये आपको अच्छी करनी बेचती, अच्छी नहीं करनी आती, ये हमें भी आती है, लेकिन हमें लगता है कि यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह होना नहीं चाहिए। लिहाजा आप भी वज़ीर तालीम ये काम ना करें, छोड़ते हैं। इस मुल्क में पहले फसाद बहुत फैला हुआ है। अगर रोटी आप नहीं दे सकते, लेकिन जमशेद साहब आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, किस तरह किसी की कुछ अगर जी जमशेद साहब, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो दोनों साइड से है। इमरान खान और इनके जो साथी है वो भी तो यही जबान इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो रिसेंटली फवाद चौधरी ने ट्वीट की, चाहता हूं कि मेरे दोनों एकड़ वाली बात नहीं है, ये मुझे जानते हैं कि चीमा साहब जो हैं ये मुझे जानते हैं। मैं जो कह रहा हूं सुन लेना, मैंने कभी आप मेरा क्लिप लिया है ना इस तरह का, मेरा कोई क्लिप लिया है इस तरह का, मैं खड़े होकर माफी मांगूंगा, कौम के सामने खड़े होकर माफी मांगूंगा, 10 बार मांगूंगा। लेकिन जमशेद साहब आपके कॉलीग्स के तो है ना जिनकी रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं। मैं कहता हूँ हमें कोलीग को बताएं, हम कोलीग में माफी मांगेंगे। ये कुछ मतलब आप लोग अगर आप जमशेद साहब आप लोग अपनी तरफ से माफी मांग लें, वो लोग अपनी तरफ से माफी मांग लेंगे, बात खत्म कर लें। मांगेंगे क्यों नहीं मांगेंगे? अपनी तरफ से मांगेंगे, अपने कोलीग तरफ से मांगेंगे। मतलब हमारा काम राना तनवीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जमशेद साहब एक उनका जुमला सुन लीजिए। हम लोगों को ये लीड करने आया कि हम लोगों को उनका जुमला सुन लीजिए। बात करनी है तो मैं छोड़ देता हूँ। जी राना तनवीर साहब, आपको जो आप 2-2 एकड़ की पर्सनल मेरी बात कर रहे हैं ना, आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा जिम्मेदार हूँ, और मैं हुक्मरान हूँ अल्लाह के फजल से। आपको पता है मैंने कल शरकपुर में आपको हराया है, आपको, आपकी पार्टी को। आप भी मुझे पता है 99 में आपने जमीन खरीदी हुई है, आपकी विरासत नहीं है। तो ये बड़ी बात है, ये अहम बात है, ये अहम बात है, ये अहम बात है।
लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने राना तनवीर साहब से बराह रास्त पूछा कि सर डू यू फील अनकंफर्टेबल, जो आपने कहा था। लेकिन जमशेद साहब, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल होते हैं जिस तरह की ज़बान आपके कॉलीग्स इस्तेमाल करते हैं? मतलब किसी खातून को नानी कहना और फिर उसको जोक्स बनाना, मीम बनाना, किसी खातून को ये कहना कि मेरा नाम ना लो तुम्हारा शौहर गुनाह बना जाएगा, ये आपके लीडर की ज़बान है। कोई कोलीग गंदी ज़बान मेरा इस्तेमाल करे या इनका करे, मैं कंडेम करूंगा, मैं कंडेम करूंगा, मैं वो किसी भी पार्टी में ये इंसानों का सेवा ही नहीं है, ये इंसानों का, पढ़े लिखे लोगों का, पार्लियामेंटेरियन का, इस मुल्क में ऊपर बैठे हुए लोगों का सेवा ही नहीं है। ये आप दोनों ने बहुत बेहतरीन बात की कि आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं वापस। प्रोग्राम में खुशामदीद। जी पंसोटा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो काजी फायज़ ईसा वाला मामला है और जो उन्होंने एक और केस में कहा कि फ़िलहाल जो भी सू मोटो केसेस हैं उनको रोक दिया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया, ये कैसे अनफोल्ड होगा? क्या ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे जाके? और ये जी राना तनवीर साहब, मैं आपसे पे सवाल लेके आ रही हूँ, पंसोटा साहब हमें दोबारा ज्वाइन करें। सर, ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाला जो रेफरेंस आप लोग कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करते हैं, तो ये सर आपने पहले क्यों नहीं सोचा आपकी गवर्नमेंट ने? देखिए, ये बात नहीं है, ये हमारा प्रोसेस चल रहा था, कैबिनेट भी आया, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दिया है, कोई 2 महीने की बात है, आज की बात नहीं है, उठा के देख लें मिनट्स उसके। दूसरा, आपने कहा था वकीलों के प्रोटेक्शन बिल वाली बात, ये भी 1.5 महीने की बात है, वकला के 2 महीने की बात है। मैं भी उस मीटिंग में, वकला सारे आए थे, सारी जितनी वकला की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ के चेयरमैन, सदर वगैरह आए थे वहाँ पे, कोई 20 के करीब लोग थे, बलोचिस्तान से, KPK से, सिंध से, पंजाब से और पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो वहाँ पे उन्होंने ये मुतालबा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर्स बिल है इसको आप मंजूर करें। तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर को कहा था इसको प्रोसेस करके वेटिंग शेटिंग, उसका एक टाइम लगता है। फिर मेरा 10 दिन हुए हैं, कितने दिन हुए हैं, 15 दिन, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था, तो ये उसके बाद असम्बली में आ गया। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके मुताबिक, और काजी ईसा साहब का भी कैबिनेट ने कोई 2 महीने हुए हैं उसकी, हमने इसकी कोई इंडोर्स किया था या अप्रूवल हुई थी वहाँ से कैबिनेट से। तो ये ऐसी बात नहीं, ये जो लॉ को बात कर रहे हैं इस केस के लिए तो लॉ नहीं बना, ये इस केस पे तो लागू भी नहीं होता। मुझे बताएं ना कि अभी तो लॉ बना नहीं है, अभी तो प्रेसिडेंट ने साइन करने हैं, लेकिन इस केस पे ये नहीं है कि ये कोई खुदा न खास्ता इस केस का बेंच उसके बनने से, वो कहने से कोई बेंच बन जाएगा या वो कमेटी फैसला करेगी। लेकिन एक भेड़ चाल है, चल पड़ती है कि देखें जी टाइमिंग। ये उस वक्त बात हुई बतूल जब 2 जजों ने ये लिखा अपनी जजमेंट में, ये जो बेंच बना था कि ये जो बेंच बनने का 1 मैन शो है ये नहीं होना चाहिए, और ये तमाम बार की डिमांड थी, आपने पढ़ा। हत्ता कि इस लॉ के मुतल्लिक प्रेसिडेंट अलवी जो है उसने कहा है कि लॉ ठीक है लेकिन टाइमिंग इसकी ठीक नहीं है, ये उसके लफ्ज़ है। दूसरा, हामिद खान जो इनका है वकील PTI का, उन्होंने भी बहुत बड़ा मतलब नाम है, उन्होंने भी ये कहा। किसी ने नहीं कहा, किसी वकील ने नहीं कहा कि ये लॉ गलत है, लेकिन बार ने इनको, सारी बाज ने इसको वेलकम किया है। लेकिन इसके साथ उसका कोई तल्लक नहीं है, एक रिफॉर्म होनी चाहिए जो बड़ी। जी राना तनवीर साहब, मुझे वाइंड अप करने है, मुझे पंसोटा साहब का लास्ट कमेंट लेना है। पंसोटा साहब, रिफॉर्म तो होना चाहिए, रिफॉर्म ठीक भी है, लेकिन इसकी टाइमिंग क्वेश्चनेबल है, आप इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा, ये ज़रूर बताइएगा कि काजी फायज़ ईसा ने वो ये कहते हैं कि हमने तो 15 मार्च को ही कहा था कि बाकी सो मोटो जो केसेस हैं उनको वक्ती तौर पे रोक दिया जाए, लेकिन जो रिसेंटली मामला हुआ उसने मज़ीद कन्फ्यूजन कर दी। जी पंसोटा साहब। जी आप जरा काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जी अहमद पंसोटा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो एक और केस में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा था कि फ़िलहाल जो जितने भी सू मोटो केसेस हैं उनको रोक दिया जाए, और ये उन्होंने 15 मार्च को कहा था रिपोर्टेडली। तो फिर उसकी रेलेवेंस क्या बनती है जो अभी रिसेंटली कोर्ट में चल रहा है, और फिर उनके इस ऑब्जर्वेशन को या ऑर्डर को मुअत्तल करना, इसके क्लियर कीजिएगा। देखिए जी, बड़ी क्लियर पोजीशन है। जिस दिन काजी फायज़ ईसा साहब ने यह बात की है उस दिन 5 मेंबर जजमेंट जो है वो इनफील्ड थी।
वो 5 मेंबर जजमेंट ये कहती है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है सुओ मोटो का। चीफ जस्टिस बेंच की फॉर्मेशन करते हैं अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। चीफ जस्टिस जो है उनके पास ये इस वक्त इख्तियार मौजूद है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग बेंच काम कर रहा है तो वो किसी दूसरे बेंच के जो मामला है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उसमें डिस्कशन करने के बाद उन्हीं के बेंच में से एक बंदे ने उससे इख्तलाफ भी किया, चूंकि आजकल इख्तलाफी नोट बड़े राय मिल रही है उनको, इख्तलाफी नोट की मैं बात कर लेता हूँ। उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने ये सारे का सारा प्रिंसिपल लिख दिया। उसके बावजूद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक केस जिसमें ये इशू भी इन्वॉल्व नहीं था, बहरहाल हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी जजमेंट की इक्वली, वो दे दी। उस जजमेंट की क्लैरिफिकेशन थ्रू द सर्कुलर आज दी, उसके थ्रू उसको सेटिस्फाइड नहीं किया। उस जजमेंट को ये नहीं कहा गलत है, अगर गलत कहा होता तो उस जजमेंट का इफेक्ट खत्म हो जाता। उन्होंने ये कहा कि जहां तक सुओ मोटो के इख्तियार की बात है, जब तक लॉ ये इन प्लेस नहीं आता या जो भी कॉन्ट्ररी पोजीशन नहीं आती, उस वक्त तक पोजीशन ये है कि चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है। ये चीज क्लियर कर दी, और काजी फायज ईसा साहब को भी इस चीज का बखूबी पता था। उसके बावजूद अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है तो इससे अवॉइड करना चाहिए था, बट स्टिल वो जज है, उन्होंने जजमेंट दे दी। तो आज की डेट तक, अब जहां तक लॉ की बात की जाए, कि मैं तो खुद स्टार्ट में कहा है कि ये बहुत अच्छा लॉ है, इस लॉ को बनना चाहिए, लेकिन इस लॉ को बनाने का एक तरीका आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 191 में। आर्टिकल 191 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर तय करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, सॉरी पहले कॉन्स्टिट्यूशन बता देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आइटम 55 ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मामला पे फेडरल गवर्नमेंट यानी नेशनल असेंबली लेजिस्लेट नहीं कर सकती। लीगल पोजीशन इसमें ये है कि आप एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो कि आइन के अंदर एक अमेंडमेंट के मुतरादिफ है करने के। इन दोनों चीजों के ऊपर बड़ी क्लियर है। फिर वर्ड्स है सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, रात की इस पर बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई। अगर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन होता तो आप लॉ का सहारा लेके कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है 1992 की, जो ये कहती है कि जब आप रूल मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे तो वो आजादी जो ये जजेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसमें इंटरफेयर करने के मुतरादिफ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा व्यू ये है कि ये जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप इसको अचीव करें सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का जो तरीका जिस तरह 1980 में बने थे आज भी बना लें। सारे सुप्रीम कोर्ट इकट्ठे बैठे इसको बना लें, इसमें तो कोई मसला नहीं। एक लेजिस्लेशन के थ्रू जो कि सुबह मूव होती है, शाम को उस पर बहस होती है और रात को वो लॉ पास हो जाता है, अगले दिन सेनेट में भी हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि इसको ज्यादा वक्त देना चाहिए था और तो इसकी एसेंस बरकरार रहती। मेरी बात सुने, मैं एक बात करना चाहता जी हूँ। जी राना साहब, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, मुझे पता है सारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंड करते हैं, बनाते हैं, लॉ हम बनाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एजाजुल हसन ने और पता नहीं एक और जज था, उन्होंने CCPO का केस सुन रहे थे और बीच में ये इन्होंने कहा ना कि काजी फायज ईसा ने वहाँ इशू नहीं था, वहाँ इलेक्शन इशू ही नहीं था। उन्होंने कहा ओए जल्दी क्यों नहीं इलेक्शन कराते तुसी, ये वो करके, और उन्होंने एक लिख दिया चीफ जस्टिस को जी इस पे सुओ मोटो करें। उस वक्त तो ये इशू नहीं था इलेक्शन का, CCPO के ट्रांसफर पोस्टिंग से हट के उसमें चले गए। ये असल में बड़ी एंगुलर बातें होती हैं। बाकी रही बात कि जी जल्दी लॉ बनाने वाली, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी बातें होती हैं जो कंसेंसस से बाहर हो जाती हैं। जो बातें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 30 मिनट में अमेंड हुआ है, 18th अमेंडमेंट हुई, 2 महीने 3 महीने उसमें कमेटी बैठी रही। जब हाउस में आया तो उसको एक दिन में कर दिया सारा कुछ। लेकिन ये जो लॉ बना है, इसको पूरे कैबिनेट से हर तरीके से करके उस पर डिबेट हुई। लेकिन राना तनवीर साहब, मैं वाइंड अप करूंगी क्योंकि ऑपोजिशन की एब्सेंस में, सर ये लॉ ऑपोजिशन की एब्सेंस में पास हुआ है, तो आगे जाके चैलेंज तो हो सकता है। देखी जाएगी वहां पे क्या वो कहते हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन उनकी क्या होती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया साइमा मानो का प्रोग्राम में ज्वाइन करने की। नाज़रीन, प्रोग्राम